हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आईसीएसई क्लास 10 टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स का लेसन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले के और भी लेसन्स की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका लिंक आपको शेयर करूंगी। अदरवाइज आप मेरे चैनल पर जाके भी किसी और लेसन की वीडियोस को देख के चीजों को समझ सकते हैं। आज का हमारा वीडियो होगा सुप्रीम कोर्ट चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। ये सिविक्स का लेसन नंबर 4 है, सुप्रीम कोर्ट। देखिए चलिए बेटा, देखिए सबसे पहले हम बता सकते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ का जो जुडिशियरी है वो इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट इनका बिल्कुल अलग होता है। मतलब एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ कैबिनेट एज वेल एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दस द जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव आर इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन वही अपॉइंट नहीं करते हैं। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो पहली चीज तो ये हो गई जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो जुडिशरी की अथॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। देन सेकंड, अगर हम रिमूवल की भी बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा था जज कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय एनी अथॉरिटी अ नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर। मतलब सिंपल प्रोसीजर से अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव बोल दे, कोई भी अगर किसी भी तरीके का कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बोल दे तो हम जज को रिमूव नहीं कर सकते। जज कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। अदर देन दैट कोई भी इस तरीके से किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी भी जज को नहीं हटा सकता। दिस चार्ज नीड्स टू बी प्रूव्ड ओनली बाय द जॉइंट एड्रेस बाय बोथ द हाउसेस। और ये चार्ज जो भी उस पर लगा, उस पर्टिकुलर जज पे, उसको प्रूव करना होगा और दोनों हाउसेस में इस पर्टिकुलर मैटर को रेज किया जाता है। और मैटर रेज होने के साथ साथ उस पर 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रॉपर फेवरिज्म आना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बोलें, देन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जज कैन रिमेन इन ऑफिस टिल he she had attained the age of 65 years. He can be removed by the president on the ground of only एक ही ग्राउंड है जिसपे प्रेसिडेंट हटा सकती है। अदर देन दिस और कोई भी ग्राउंड नहीं है, और इसके लिए भी दोनों हाउसेस की प्रॉपर सहमति होनी चाहिए। ठीक है। देन सिक्योरिटी ऑफ सैलरी एंड सर्विस कंडीशन। जज सैलरी अलाउंस एक्सेट्रा shall not be changed to their disadvantage during their term of office. The salary of judge cannot be reduced except during period of financial emergency. मतलब सैलरी जज की कभी भी घटाई नहीं जा सकती। सैलरी एंड अलाउंसेज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सो आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो जजेस की सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के, वो वोट ऑफ पार्लियामेंट पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं है। साथ ही साथ वो कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं जो इंडिया के या कंट्री के, वहीं से आते हैं। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी जुडिशियरी है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ना तो उनकी सैलरी किसी तरीके से किसी से डायरेक्टली लिंक्ड है, ना तो उनका टेन्योर, ना उनकी अपॉइंटमेंट, ना ही उनका रिमूवल। देन फ्रीडम टू अनाउंस डिसीजन एंड डिक्री। जजेस आर फ्री टू अनाउंस देयर डिसीजन एंड डिक्री इन द court chambers without any danger of their person, property or fame. Their decision cannot be criticized in public or by the press. It is the duty of the state to ensure their personal safety at all cost. मतलब जजेस को जो सही लगता है, जजेस आर टोटली फ्री कि वो सही डिसीजंस को दें। उनके डिसीजंस को ना तो कोई उसके अगेंस्ट जाता है, ना किसी तरीके से उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज किया जाता है। इवन अगर जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट में, वो भी उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। देन पनिशमेंट for contempt of court. The Supreme Court can punish for the contempt of court if a person or authority make an attempt to lower its authority. मतलब कोई भी पर्सन अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश करता है और कोर्ट में किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर करता है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो इजीली उस पर्सन को पनिश करेगा और उसके लिए कोई भी कोर्ट को किसी भी तरीके से कुछ नहीं बोल सकता। देन फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्रोसीजर ऑफ वर्क एंड एस्टेब्लिशमेंट। द सुप्रीम कोर्ट इज फ्री टू डिसाइड its own procedure of work and its establishment as well as the condition of the service of its employees. Thus, it is free from influence of any outside agencies. किसी भी outside agency का कोर्ट के प्रोसीजर में, कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट में, कोर्ट की एक्टिविटीज के ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है। देन नो डिस्कशन इन द लेजिस्लेटर ऑन द कंडक्ट ऑफ जज। नो डिस्कशन can take place in the parliament regarding the conduct of any judge or about discharge of his or her duty except when there is motion of his her removal. अगर रिमूवल की बात नहीं है तो उसके अलावा कोई भी
किसी भी तरीके से किसी भी जज के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कंडक्ट नहीं कर सकता है। देन नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो ये होगा, प्रोहिबिटेशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। द जज कैन पे हैंडसम पेंशन बट दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस आफ्टर देयर रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दिस हैज बीन डन सो दैट द जज आर नॉट ऑब्लाइज्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर एज अ जज टू एनी prospective employer. Moreover, if they are allowed to practice, they might influence their former colleagues in the judiciary. अगर किसी भी रिटायर्ड जज को रिटायरमेंट के बाद भी प्रैक्टिस अलाउ करते तो क्या होता है कि उसके बाद जो जज हैं, जो उनके फॉर्मर जजेस हैं, उनके डिसीजंस में कहीं ना कहीं इनका इंटरफेरेंस हो सकता था। इसीलिए किसी भी रिटायर्ड जज को कोई भी प्रैक्टिस की परमिशन नहीं होती है। देन लाइव streaming of court procedure. Live streaming of court procedure is done to increase transparency in judicial proceedings and access to justice. The Supreme Court of India began live streaming regular hearing in 2024. The first case to be live streamed was the economically weaker section quota case in 2020. Several high court in India have also started live streaming their proceedings, including the High Court of Gujarat, Odisha, Karnataka, Jharkhand, Patna, Guwahati, and Madhya Pradesh. In fact, Gujarat High Court was first High Court to start लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें किया जा रहा है, जिससे कि चीज़ों को और भी ट्रांसपेरेंट बना सकें। तो आपको मुझे लग रहा है क्लियर होगा यहाँ पे ये पॉइंट कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो जुडिशियरी है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। देखिए, हम इंडिपेंडेंट है, इसका कहाँ से पता चलता है? तो जो हमारा अपॉइंटमेंट होगा, जो हमारी रिमूवल होगा, जो हमारी सैलरी होगी, जो हमारा काम होगा, वो सब अगर हमारा इंडिपेंडेंट है, मतलब डेफिनेटली आई एम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, तो सेम सारी चीजें हमको ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केसेस में मिलती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जुडिशियरी जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह वर्क करती है। अब जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जुरिडिक्शन, क्या पावर है? जुरिडिक्शन इज द पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज टू कैरी आउट जजमेंट एंड इन्फोर्स लॉ। मतलब किस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या पावर, क्या राइट्स उनको दिया हुआ है जो कि जजमेंट और लॉ को इन्फोर्स करने के लिए वो करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द protector and the final interpreter of the Constitution. It has both original and appellate jurisdiction as well as advisory jurisdiction. मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है? प्रोटेक्ट भी करता है और फाइनल इंटरप्रेट भी करता है। ठीक है, जो उससे लोअर कोर्ट है उनको वो प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ इंटरप्ट भी करता है प्रॉपरली सारे जो भी इनके डिसीजन, जो भी इनके एक्शंस होते हैं उसमें। इफ इट हैज बोथ ओरिजिनल एंड एपलेट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल भी होता है और एपलेट, मतलब इसके पहले अगर किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसी जजमेंट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ओरिजिनल जजमेंट भी दे सकते हैं, ये दोनों होता है। और साथ ही साथ एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन्स द पावर टू हियर द एंड डिटरमाइन द डिस्प्यूट इन द first instance, that is those cases which cannot be moved in any court other than supreme court. अब बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स होते हैं ना जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मतलब ना तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं ना वो हाई कोर्ट में जाते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। सेंट्रल स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो नॉर्मली द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। सबसे पहला जो सेंटर और स्टेट का या इंटर स्टेट अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसमें बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, अगर इंडियन गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में हो, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड ऑन वन मोर स्टेट ऑन द अदर साइड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक स्टेट एक साइड में और दूसरा स्टेट दूसरी साइड में, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। तो इस तरीके के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उस पर नॉर्मली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किसका आता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट का। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक्सेप्शंस इसके क्या हैं। दिस ज्यूरिडिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटी एग्रीमेंट एक्सेट्रा विच इज इन ऑपरेशन। मतलब जो चल रहा है ऑलरेडी, कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी, अगर दो स्टेट्स ने, सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी पर्टिकुलर स्टेट ने आपस में अगर कोई ट्रीटी साइन की है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसके टेन्योर के बीच में कोई भी इस तरीके का ज्यूरिडिक्शन गवर्नमेंट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं आएगा। इन सर्टेन अदर मैटर्स सच एज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट मैटर्स रिफर्ड टू द फाइनेंशियल कमीशन। अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो मैटर डायरेक्टली कहाँ रिफर हो जाता है? फाइनेंशियल कमीशन को।
Then adjustment of certain expenses and pensions between union and state. इस केस में भी बेसिकली हमारा जो जुरिडिक्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है. तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं. देन प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, राइट टू स्पीक, राइट टू वोट, ये सब अगर आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑल्सो एक्सटेंड टू केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड द कोर्ट कैन इशू सेवरल राइट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स. Any individual can approach the Supreme Court in case of violation of fundamental right. अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट पे किसी भी तरीके से रोक लगाई गई है तो उस केस में कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को रीच कर सकता है, अप्रोच कर सकता है. देन ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट. ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इस तरीके के केसेस डील होते हैं. अंडर आर्टिकल 139A इंसर्टेड बाय द 44th अमेंडमेंट इन 1978, द सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर to its case from one or more high court if these involve questions of law or cases are of great importance. The Supreme Court may transfer cases from one high court to another in the interest of the justice. Justice के interest से एक से दूसरे कोर्ट में चीजें easily transfer हो सकती हैं. Then interpretation of constitution. All cases where interpretation of constitution is required can be directly filed in Supreme Court. वो सारे केसेस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात कही गई है, ठीक है, जो हमारे कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को इंटरप्रेट करने, उसमें ही कुछ चेंजेस लाने की बात है, तो वो डायरेक्टली कहाँ डील होता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ exclusive jurisdiction in regards to the question as to constitutional validity of central law. तो इस केस में डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है. देन एपेलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? एपेलेट ज्यूरिडिक्शन मीन्स द पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी कोर्ट इन द कंट्री. मतलब नॉर्मली क्या होता है कि देखिए, अगर कोई भी केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ना जाके सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट में गया, उस केस में क्या होता है, इट इज अ कोर्ट ऑफ एपेलेट विच मीन्स दैट इट इज अ कोर्ट विच में चेंज द डिसीजन और रिड्यूस द सेंटेंस पास्ड बाय द लोअर कोर्ट. मतलब अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में कुछ भी डिसीजन लिया गया, कुछ भी पनिशमेंट दिया गया, अगर वो सेम केस आगे मूव होकर के हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट में वो चेंज कर सकता है. द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट or final order of high court in India. The appellate jurisdiction extends to constitutional, civil and criminal case. मतलब जितने भी constitutional, civil, criminal सभी तरीके के केसों के लिए Supreme Court is the supreme and the decision what Supreme Court had given is the final decision. अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल केस क्या होते हैं, सिविल केस क्या होते हैं और क्रिमिनल केस क्या होते हैं, किस तरीके से इसको कंसिडर किया जाता है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल मैटर्स इररिस्पेक्टिव टू ऑफ द नेचर वेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय हाई कोर्ट दैट इट इन्वॉल्व एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ एंड नीड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन can be brought before the Supreme Court. If the High Court refuse to give a certificate on such a case, the Supreme Court can grant special leave of appeal. ओके मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि किसी भी तरीके से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर करके कुछ बात अगर हाई कोर्ट में रखी गई है और हाई कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया या हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजों को के लिए सर्टिफिकेट देने में, तो सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट अ स्पेशल लीव ऑफ अपील. सुप्रीम कोर्ट वहां पे दे सकता है. वहीं अगर हम बात करते हैं सिविल केसेस की, तो अपील्स इन सिविल मैटर्स लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व अ substantial questions of law of general importance that the question need to be decided by the Supreme Court. However, if High Court refuse to give a certificate, the Supreme Court can grant a special leave of appeal in a suitable case. अगर High Court refuse भी करता है उस केस में भी Supreme Court जो है special leave of grant दे सकता है. Then criminal case की अगर हम बात करते हैं तो two types of appeal in criminal case lie in the Supreme Court. Case without the certificate of High Court and case with the certificate of High Court. अब the certificate of High Court is not required कब, when the High Court has reserved the judgment of acquittal given by the lower court and punished the accused with a death sentence.
और वहीं पे दूसरी बात क्या होगी, अ केस विच is withdrawn by the high court from a subordinate court and sentence the accused death, मतलब जिस भी केस में accused को डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, in all other criminal cases a high court certification that the case involved a substantial point of law and interpretation of constitution is required for appealing to the supreme court, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाकर के अपील कर सकता है. देन एडवाइजरी, अगर ज्यूरिडिक्शन की हम बात करते हैं तो इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन टू गिव इट्स ओपिनियन. एडवाइस का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से अगर किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है. एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस as may be referred to it for consideration by the President of India. The Supreme Court may be required to express its opinion in two class of matters in an advisory capacity. अब ऐसा नहीं है कि जितने भी कोर्ट हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहे होंगे सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस देगा. सुप्रीम कोर्ट जो क्या कैपेसिटी या कहाँ कहाँ पे एडवाइस कर सकता है. एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ मे बी रिफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द प्रेसिडेंट कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जब जो भी क्वेश्चन होगा वो पब्लिक के इंपॉर्टेंस के लिए होगा और अगर प्रेसिडेंट की डिमांड होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना ओपिनियन दे. सच ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट नॉर इज इट एक्सिक्यूटेबल एज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. मतलब ये ऐसा होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, ना तो ये गवर्नमेंट को बाइंड करेगा ना ही ये किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होगा. दिस इज सिंपल एंड एडवाइस जो कि सुप्रीम कोर्ट देगी. देन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री constitution treaties and agreement which are excluded from original jurisdiction by article 131. अगर कोई इस तरीके का डिस्प्यूट अराइज हो रहा है जो पहले से कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोई एग्रीमेंट या कोई टेरिटरी साइन हुई है किसी भी स्टेट, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी पर्टिकुलर स्टेट या इंटर स्टेट, तो उस केस में क्या होगा, ओरिजिनल जो ज्यूरिडिक्शन होगा अगर आर्टिकल से रिलेटेड 131 तो उस पे भी एडवाइस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट. देखिए यहाँ पे प्रॉपरली चार्ट बना करके आपकी बुक में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस. तो पावर एंड फंक्शंस में अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, देन प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देन अपील्स, देन जुडिशियल रिव्यू, साथ ही साथ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को. गार्जियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना, हर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फेवर देना, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है उसी चीज को अप्लाई करवाना, ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना होता है. देन एपेलेट ज्यूरिडिक्शन. तो ये देखिए बेसिकली ये पावर एंड फंक्शन है किसके, सुप्रीम कोर्ट के. पावर एंड फंक्शन हेड इसलिए दिया गया क्योंकि यही इनके पावर भी हैं, इसी से इनको ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं. फंक्शन मतलब यही सारे इनके काम भी हैं. देन रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, इसका क्या मतलब है, The Supreme Court under Article 137 is empowered to review any judgment or order made by it with a view to remove any mistake or error that might have crept in the judgment or order. This is because the Supreme Court is the court of record and its decisions are of evidentiary value and cannot be questioned in any court. कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद के ही जो भी जजमेंट है उनको भी वो रिव्यू करती है. इसलिए रिव्यू करती है क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है ये फाइनल डिसीजन होता है और कहीं अगर इनके डिसीजन को किसी और कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया तो दिस इज एक्चुअली अ बिग थिंग. तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को भी टाइम टू टाइम रिव्यू करती है, रिकॉर्ड से चेक करती है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के ही किसी भी जजमेंट पे किसी तरीके का क्वेश्चन खड़ा हो जाए. देन जुडिशियल रिव्यू. अ सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड its decision is final. It has the power to review laws passed by union and state legislatures. The Supreme Court can declare a law ultra vires or null or void if it is against the letter and spirit of constitution or controverts any provision of the constitution. This power is referred to as the power of judicial review. मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को नल वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि वो किसी न किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है. द मिनिमम नंबर ऑफ जज टू हियर एंड डिसाइड अ केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी 5, मतलब 5 मेंबर्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके, वो रिव्यू करते हैं जुडिशियल्स को, उसके बाद उनको नल वॉइड डिक्लेयर करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू ऑल नेशनल, स्टेट लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड डिक्लेयर them null and void if they go against the provision of the constitution. मतलब अगर कुछ भी constitution के provision से against गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको null and void डिक्लेयर कर सकते हैं. The Supreme Court has declared the following act of parliament as null and void. हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने null and void डिक्लेयर किया. ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है. प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कंसर्निंग दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्मर प्रिंसेस, ठीक है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था. देन नेक्स्ट है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969 फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, ये भी नल एंड वॉइड हुए हैं. देन इन अगस्त 1999 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अ मेरिट शुड बी द सोली क्राइटेरियन ऑफ एडमिशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड अदर हायर कोर्सेज इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग. मतलब मेरिट के बेसिस पे मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो एडमिशन्स हो रहे थे इसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था. कब? 1999 में. अब देखिए नीड फॉर जुडिशियल रिव्यू. अब जुडिशियल रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली अगर इसको हम अपने आप से भी सहे ना तो इसको समझ के लिख सकते हैं. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन है. अब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? लॉ में बी ambiguously worked. The question of interpretation of the Constitution is bound to arise only the Supreme Court has the power of original jurisdiction. Then legislator may not possess the wisdom, experience and impartiality which are needed to explain what the law means. The function can be best performed by the Supreme Court. मतलब कोई और, जैसे अगर हम लेजिस्लेटर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात करें, तो दे कैन नॉट हैव दैट मच पावर एंड दे कैन नॉट परफॉर्म दिस काइंड ऑफ ड्यूटीज एंड फंक्शंस. ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन परफॉर्म, और सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड देता है. सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड फॉर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए स्टेब्लिश किया गया था जिससे वो सेंट्रल और स्टेट के पावर को बैलेंस बनाए. इफ द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स द सुप्रीम कोर्ट कैन सेटल द डिस्प्यूट. अगर कोई भी अपने लिमिट से बियॉन्ड जाता है, मतलब अपने पावर से ज्यादा पावर यूज करने लगता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर करता है. अब देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकता है. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज अ कोर्ट हुज जजमेंट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंस एंड टेस्टिमनी. देखिए क्या होता है ना कि हमेशा जब भी हम, आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा, कोई भी कोर्ट कुछ भी अगर जजमेंट आता है तो उसको किसी दूसरे केस से रेफर किया जाता है. मतलब बताया जाता है विथ रेफरेंस टू केस नंबर दिस 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 इन ईयर दिस अमंग दिस एंड दिस. जो भी पार्टी होती है उसके बारे में बताया जाता है जिसके जिसके बीच में केस हुआ था. तो इसी के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि हम जो जजमेंट दे रहे हैं वो जजमेंट इसके पहले इसी तरीके का केस एक आया था जिसमें इस तरह से जजमेंट हुआ था. तो इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? जस्ट रिकॉर्ड होता है किसके लिए? एविडेंस एंड टेस्टिमनी के लिए. द जजमेंट आर इन द नेचर ऑफ प्रिसीडेंट्स. जजमेंट्स जो होते हैं वो क्या? नेचर ऑफ प्रिसीडेंट्स. पहले कुछ इस तरह का हुआ होता है, उसी को हम रेफरेंस दे करके आज भी वैसा करते हैं. क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो नेचुरली हमारे जजमेंट में भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. The High Court and the other court are bound to give similar decision in a similar case. They are not to be questioned when they are proceeded before any subordinate court. The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the power such a court including the power to punish for contempt of itself. The court of record देखिए दो चीजों को implies करते हैं. किसको किसको? Its judgment and record are preserved as record. These can be produced in any court as precedent. मतलब अगर कोई भी रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है तो उसको किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रेसिडेंट की तरह प्रेजेंट किया जा सकता है. इफ अ पर्सन कमिट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट द कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू पनिश हिम. नो अथॉरिटी कैन डिप्राइव द कोर्ट ऑफ दिस राइट. मतलब अगर किसी ने कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, मतलब कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई किया, तो उसको कोर्ट कभी भी पनिश कर सकती है और उसके लिए कोई भी अथॉरिटी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी. तो इसलिए कह सकते हैं क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक प्रॉपर गार्जियन की तरह काम करती है. किसके? कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि जो भी हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर्स बने हैं उसको मेंटेन करने का पूरा पूरा राइट ज्यूरिडिक्शन का है. अगर ज्यूरिडिक्शन को
कहीं भी लगता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी ग्रुप अगर जुरिडिक्शन के अगेंस्ट जा रहा है तो उसके लिए जुरिडिक्शन प्रॉपर एक्शन ले सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या है? ऑल सिटीजन हुज राइट्स आर वायलेटेड मे मूव द Supreme Court for the enforcement of right. The Supreme Court has power to issue order or rights in the nature of habeas corpus, then mandamus, then prohibition, then quo warranto and certiorari for the enforcement of any of the fundamental rights. अब देखिए ये सारी चीजें हैं क्या? The words are little bit tricky. ये सब टर्म्स हैं जो कि एक्चुअल में लॉ में यूज होते हैं और बेसिकली ये टर्म्स भी वन वर्ड में आपको आ सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स में आप कह सकते हैं या डिफाइन इस तरीके से। तो इन टर्म्स की मीनिंग भी आपके बुक में प्रॉपरली दी हुई है, तो जस्ट गो थ्रू इट। ये सारे टर्म्स भी इंपॉर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ विच टेक्स अवे और abrogates the fundamental rights. If it does so, the law shall be declared null and void by the Supreme Court. कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाए जिसमें कि किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के राइट्स को तोड़ा जा रहा है, राइट्स को नहीं दिया जा रहा है उनको, तो उस केस में वो पर्टिकुलर लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये हम फंक्शंस के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सेटलमेंट करना डिस्प्यूट से, देन रिलेटेड, देन इन्फोर्समेंट करना फंडामेंटल राइट्स का, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द, कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ्स और इनको? मेड बाय द जस्टिस ऑफ इंडिया or by such other judges as he see may direct. Clear? Then the court make rule regarding conduct of advocate and other person appealing before it. It also make rule regarding the fees to be charged in respect of proceedings in the court. मतलब कितना फीस चार्ज होगा और किस तरीके से कोई भी प्रोसीडिंग्स रखी जाएंगी कोर्ट में, इसको भी खुद ही डिसाइड करते हैं। The Supreme Court rule that Chief Justice of India recommendations to transfer judge of High Court was not binding on the government if the recommendation was made without consulting four senior most judges of the Supreme Court. मतलब कोई भी ट्रांसफर के लिए भी सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करने के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा। The Supreme Court specifies procedure in the area of public interest. A person can register a case simply by writing on a postcard or application starting his complaint. These complaints are registered and necessary orders are passed. The grievance of women, children, bounded laborers and other weaker sections are giving attention under the scheme. मतलब किसको ज्यादा अटेंशन दी जाएगी? तो ये पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा अटेंशन दिया जाएगा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट सिंप्लीफाइज प्रोसीजर्स को अपने सिंप्लीफाई कर दिया है। मतलब कोर्ट में अगर आपको कोई भी केस फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो चीजें बड़ी सिंप्लीफाई करके रखी हुई है। सिंप्लीफाई का मतलब यू कैन इजीली एक पोस्ट कार्ड या सिंपल पेपर पे डायरेक्टली अपने कंप्लेंट, जो आपको परेशानी है उसी से रिलेटेड, वहीं से स्टार्टिंग करके आप कंप्लेन लिख सकते हैं। मतलब कंप्लेन करने के लिए देयर इज नॉट प्रॉपर प्रोसीजर कि आपको स्टार्टिंग में ये लिखना है, एंडिंग में लिखना है। इस तरीके को कुछ भी चीजों को बना के सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल करने के लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन पब्लिक के लिए क्रिएट नहीं की है। तो चलिए यहाँ पे ये हमारा लेसन खत्म होगा। कुछ चीजें मैंने इस लेसन में डिस्कस नहीं की हैं, वो है आपके इंपॉर्टेंट राइट्स जो होते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट राइट्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको देखना और पढ़ना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगी आगे की वीडियोस में इन सारी चीजों को भी थोड़ा एलिबरेट करके आपको बता दूं। तो बेसिकली जो ये हमारा लेसन था, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपको समझना कि जुडिशियरी क्या है। देन जुडिशियरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन, टर्म्स एंड क्वालिफिकेशन। क्या उनका कंपोजिशन होता है, मतलब कितने लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, साथ ही साथ कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और क्या क्वालिफिकेशन होती है, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब हाउ वी कैन से कि हमारी जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम करती है। देन ज्यूरिडिक्शन था, ज्यूरिडिक्शंस में हमने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की। देन लास्ट हमने जो डिस्कस किया फंक्शंस किया, फंक्शंस में हमने सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड साथ ही साथ हमने इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन सारी चीजों को हमने बेसिकली डिस्कस किया। तो ये आपका जो प्रॉपर लेसन है ये इन्हीं सारी चीजों को कवर अप करेगा।
तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि अगर आपने ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस बाय योर ओन। आप कोशिश करो कि एक बार इन क्वेश्चंस को अपने आप से करो, तो आपको क्लियर होगा कि कौन से पॉइंट पे आपको चीजें समझ में आ रही है, किस पॉइंट पे डाउट आ रहा है, और उसके बाद उस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।